डियर स्टूडेंट्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक शीत युद्ध कोल्ड वॉर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। कोल्ड वॉर क्या है, कैसे इसका विकास हुआ, कौन से साधन इसमें काम में लिए गए और किस प्रकार आगे आने वाले 45 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शीत युद्ध ने प्रभावित किया, इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। शीत युद्ध को समझने से पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में द्वितीय विश्व युद्ध को देखना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि दो गुटों के मध्य मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के मध्य 1939 से 1945 के बीच यह द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। इस द्वितीय विश्व युद्ध के दो बड़े मुख्य परिणाम हमारे सामने आए। एक बड़ा ये परिणाम यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन हमारे सामने किस रूप में आया कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व व्यवस्था में दो महाशक्तियां उभर कर हमारे सामने आई। इससे पहले विश्व व्यवस्था हमें यूरोपीय शक्ति संतुलन की व्यवस्था के रूप में दिखाई देती थी, जिसमें यूरोप के कई बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियां थी जिनके पीछे शक्ति संतुलन बना हुआ था। वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खत्म हो गया और उसके स्थान पर हमें विश्व में दो महाशक्तियों का उद्भव देखने को मिला और इसी कारण इस व्यवस्था को द्विध्रुवीय व्यवस्था भी, बायोपोलर सिस्टम भी कहा गया। ये दो ध्रुव कौन कौन से थे? इन दो ध्रुवों को दो गुटों का भी नाम दिया गया। ये दो गुट कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा है सोवियत रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस द्वितीय विश्व युद्ध में एक साथ मित्र राष्ट्रों के रूप में ध्रुवीय राष्ट्रों के विरुद्ध एक साथ लड़े, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन घटनाओं ने इन दोनों महाशक्तियों के बीच परस्पर अविश्वास को पैदा किया, अर्थात एक दूसरे के प्रति शंका, एक दूसरे के प्रति अविश्वास और एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा। ये मनोवृत्तियां, ये प्रवृत्तियां हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन दो महाशक्तियों के बीच में देखने को मिली, जिसके परिणाम स्वरूप हम इन महाशक्तियों को एक अलग प्रकार के संघर्ष में उलझा हुआ देखते हैं। और वो संघर्ष कैसा है? वो संघर्ष है एक दूसरे को नीचे दिखाने का, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का, एक दूसरे के विरुद्ध घृणा का माहौल और अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए एक दूसरे को पीछे धकेलने के लिए जो प्रयास किए गए, इन्हीं प्रयासों को हम किस रूप से देखते हैं? कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध द्वितीय विश्व उपरांत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की वह प्रवृत्ति है जिसमें दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच परस्पर अविश्वास एवं सैनिक प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार प्रसार के माध्यम से नीचा दिखाने, जासूसी आदि के माध्यम से जो अविश्वास का माहौल पैदा हुआ, उसी प्रवृत्ति को शीत युद्ध कहा जाता है। यह शीत युद्ध बेसिकली दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। दो विचारधाराएं जो कि परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात जिसे हम पश्चिमी गुट भी कह रहे हैं, इस अमेरिका ने नेतृत्व किया कौन सी विचारधारा का? उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा का। और सोवियत रूस, सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर भी कह रहे हैं अर्थात जिसे हम पूर्वी गुट भी कह रहे हैं, इसने नेतृत्व किया साम्यवादी विचारधारा का। उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा, ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विरोधी रूप में हमारे सामने आई और ये विचारधाराओं की लड़ाई ही बड़े रूप में शीत युद्ध में हमें दिखाई दी। आगे ये विचारधाराओं की लड़ाई, परस्पर विरोधी विचारधाराएं जो हैं, तो परस्पर विरोध हमें प्रत्येक स्तर पर दिखाई देता है। इवन शासन प्रणालियों के स्तर पर भी हमें ये विरोध दिखाई देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली देखने को मिलती है और सोवियत रूस में हमें साम्यवादी विजुअल लोकतंत्र और भी सरल शब्दों में कहें सर्वाधिकारवादी व्यवस्था, हमें टोटलिटेरियन सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो ये परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं और इन दोनों गुटों द्वारा, इन दोनों ब्लॉक्स द्वारा इस बात के प्रयास किए गए कि अपना अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया जाए, अर्थात अधिक से अधिक संख्या में देशों को अपने प्रभाव में अपनी बातें मानने के लिए तैयार किया जाए। अर्थात
अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाए। तो इसके लिए किस प्रकार प्रयास किए गए? द्वितीय विश्व युद्ध का एक दूसरा बड़ा परिणाम ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के मानचित्र में कई सारे नवोदित देशों का आगमन हुआ और ये नवोदित देश एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका महाद्वीप में जिनको साम्राज्यवाद के चुंगल से मुक्ति मिली थी, अर्थात नई नई स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो ये नए देश तृतीय विश्व के देश के रूप में पहचाने गए, जाने गए। तो इन नए स्वतंत्रता प्राप्त देशों को अपने अपने गुटों में शामिल करने के लिए भी एक होड़ इन दोनों महाशक्तियों के बीच में दिखाई दी गई और इसी को हम शीत युद्ध के रूप में देख रहे हैं। यह शीत युद्ध की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती गई और अब हमें कि इन दोनों गुटों द्वारा अपने हितों की रक्षा करने के लिए सैनिक संगठनों का भी, क्योंकि शीत युद्ध का एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था सैनिक प्रतिस्पर्धा। सैनिक प्रतिस्पर्धा में दोनों गुटों द्वारा हम देखें कि अपने अपने सैनिक गुटों का निर्माण किया गया। अमेरिकी नेतृत्व में जिस सैनिक गुट का निर्माण किया गया था वो था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मई 1949 में अमेरिकी नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप के देशों की सामूहिक सुरक्षा के लिए, अर्थात साम्यवादी आक्रमण से बचाव के लिए एक सैनिक संगठन का निर्माण किया जिसे नाटो के नाम से जाना गया। दूसरे और भी कई क्षेत्रीय संगठन, जैसे हम देखें दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों के लिए सीटो या पश्चिमी एशिया के, मध्य एशिया के देशों के लिए जो संगठन बनाया गया सेंटो। तो इस प्रकार ये संगठन जो है, यह संगठन अमेरिकी नेतृत्व द्वारा अपने जो सैटेलाइट कंट्रीज हैं, अपने अनुयायी जो देश हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए ये संगठन बनाए गए। इसी प्रकार सोवियत रूस द्वारा भी अपने सहयोगी राष्ट्रों के साथ मिलकर के सैनिक संगठन अर्थात नाटो के विकल्प के रूप में सोवियत रूस द्वारा जिस सैनिक संगठन का निर्माण किया गया वार्सा पैक्ट 1955 में। इसी प्रकार विश्व के दूसरे देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना, साम्यवादी दलों को स्थापना के लिए हम देखें कि जैसे पूर्वी यूरोप के देश हंगरी, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, पोलैंड, इन देशों में साम्यवादी व्यवस्थाएं रातों रात स्थापित हो गई। तो इस प्रकार साम्यवाद के प्रचार प्रसार करने के लिए, साम्यवादी सरकारों की स्थापना करने के लिए बड़ी मात्रा में सहायता सोवियत रूस द्वारा दी गई और इस कार्य को करने के लिए एक संस्था बनाई गई, कॉमिनफॉर्म 1947 में। कॉमिनफॉर्म क्या है? कॉमिनफॉर्म कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एक लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई, उसी समय से दुनिया भर के में साम्यवाद के विचार को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की कम्युनिस्ट इंटरनेशनल संस्था बनाई गई और इसी को नाम बदल करके बाद में कॉमिनफॉर्म कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के रूप में इस तरह से 1947 में स्थापित कर दिया गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शीत युद्ध बेसिकली दो देशों के बीच में, दो विचारधाराओं के बीच में, दो शासन प्रणालियों के बीच में और दुनिया के दो भागों के बीच में, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में एक नई प्रतिस्पर्धा जो कि सैनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अविश्वास के रूप में, सैनिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के रूप में, इवन अंतरिक्ष विज्ञान के रूप में हमें यह जो प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और विचारों का जो एक दूसरे के प्रति विचार प्रसार के माध्यम से जो लड़ा जाने वाला युद्ध है, उसी को हमने क्या नाम दिया? शीत युद्ध। तो दो बातें हैं, एक तो शीत युद्ध जो है वो वाक युद्ध है, अर्थात भाषणों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, रेडियो टेलीविजन के माध्यम से एक दूसरे के प्रति घृणा का, संदेह का जो प्रचार प्रसार किया जाता था, उसको शीत युद्ध नाम दिया गया। तो एक तो ये वाक युद्ध है, दूसरा इसे स्नायु युद्ध भी कहा जाता है, वार और नर्व्स भी कहा जाता है, अर्थात विचारों के माध्यम से युद्ध लड़ा गया। इस शीत युद्ध की शब्दावली का पहली बार प्रयोग अमेरिकी कूटनीतिक बर्नार्ड बरूच द्वारा किया गया। बर्नार्ड बरूच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दोनों देशों के बीच परस्पर अविश्वास की स्थिति थी, उसको प्रदर्शित करने के लिए इस शीत युद्ध शब्दावली का प्रयोग किया गया। शीत युद्ध की शुरुआत औपचारिक तौर पर कब मानी जाती है? तो ऐसा कोई निश्चित तिथि या समय नहीं है जब से हम शीत युद्ध की शुरुआत मान सकें। द्वितीय विश्व युद्ध से शुरुआत से पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने इन दोनों राष्ट्रों के बीच अविश्वास को जन्म दिया। जैसे हम देखें 1917 में सोवियत रूस में लेनिन के नेतृत्व में जो क्रांति हुई,
इस साम्यवादी क्रांति को पश्चिम के देशों द्वारा शुरुआत में काफी लंबे समय तक मान्यता प्रदान नहीं की गई और साम्यवाद के प्रति सदैव एक समकालीन दृष्टि इन पश्चिमी उदारवादी देशों द्वारा सदैव से ही रखी गई। दूसरी बात, द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी निरंतर सोवियत रूस की तरफ आगे बढ़ रहा था तो सोवियत रूस के राष्ट्रपति स्टालिन ने अपने सहयोगी पूर्वी यूरोप के देशों से यूरोप में जर्मनी के विरुद्ध एक और मोर्चा खोलने के लिए कहा, पर इस मांग को नहीं माना गया। सोवियत रूस की इस मांग को नहीं माना गया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा प्रथम बार परमाणु बम का प्रयोग जापान के विरुद्ध किया गया। इस संदर्भ में सोवियत रूस का ये मानना था कि परमाणु तकनीकी का अनुसंधान कार्य काफी लंबे समय से अमेरिका द्वारा किया जा रहा था, जिसके बारे में ब्रिटेन को तो जानकारी दी गई पर सोवियत रूस को इसके बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई, कोई जानकारी साझा नहीं की गई। तो इस घटना ने भी अविश्वास को बढ़ावा दिया। इसके अलावा हम देखें कि बर्लिन की समस्या जो थी, जर्मनी की जो समस्या थी, जर्मनी को दो भागों में बांट दिया, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी जर्मनी जो मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के नियंत्रण का क्षेत्र था और पूर्वी जर्मनी का जो था वो सोवियत रूस के नियंत्रण का क्षेत्र था। इन दोनों के बाकायदा जर्मनी का विभाजन हो गया और पश्चिमी जर्मनी के ऊपर अमेरिकी गुट का नियंत्रण रहा और पूर्वी जर्मनी के ऊपर सोवियत गुट का नियंत्रण रहा। तो बर्लिन की समस्या ने भी इन दोनों के बीच अविश्वास को बढ़ावा दिया। इसके अलावा हम देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बार बार वीटो का प्रयोग करने से हम देखें कि परस्पर अविश्वास इन दोनों महाशक्तियों के बीच में पैदा हुआ। तो इस प्रकार ये शीत युद्ध जो था, यह शीत युद्ध 1945 से शुरू हुआ और हम देखें आगे आने वाले 40-45 सालों तक 1990 तक दुनिया की प्रत्येक घटना को शीत युद्ध ने प्रभावित किया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शीत युद्ध ने प्रभावित किया। इस शीत युद्ध को बढ़ावा देने में कई सारी घटनाओं का अपना योगदान है। वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनसे शीत युद्ध की प्रवृत्ति में हमें वृद्धि देखने को मिलती है? कोरिया संकट हम देखें कि साउथ कोरिया में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया में साम्यवादी व्यवस्था थी और दक्षिणी कोरिया में उदारवादी व्यवस्था थी। तो उत्तरी कोरिया का समर्थन सोवियत रूस ने किया, दक्षिणी कोरिया का समर्थन अमेरिका द्वारा किया गया। तो इन दोनों देशों, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में संघर्ष हुआ और हम देखें कि यह संघर्ष जो है 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से यह संघर्ष रुक पाया और दो देशों में इसका विभाजन हो गया। तो यहाँ इस कोरिया संकट में भी ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हमें देखने को मिलती हैं। वियतनाम संकट, वियतनाम हिंद चीन क्षेत्र, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, ये क्षेत्र फ्रांस के उपनिवेश हुआ करते थे और फ्रांस अमेरिका का सहयोगी था। तो अमेरिका ने फ्रांस का समर्थन किया जबकि सोवियत रूस ने इन देशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। तो यहाँ भी हम देखें कि यहाँ वियतनाम संकट जो था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम साम्यवाद समर्थक सोवियत रूस के प्रभाव क्षेत्र में था और दक्षिणी वियतनाम हम देखें कि अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में था। दोनों के बीच काफी लंबे समय तक संघर्ष चला और यहाँ भी इस वियतनाम संकट में भी हम देखें दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हुई हैं। वियतनाम संकट के बाद हम देख रहे हैं कि क्यूबा संकट शीत युद्ध की 1962 में क्यूबा जो कि एक कैरिबियन अमेरिका का एक पड़ोसी देश है, पड़ोसी द्वीपीय देश है क्यूबा। इस क्यूबा देश में 1958 में डॉक्टर फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई। अब साम्यवाद जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल्कुल करीब आ चुका था और साम्यवाद के प्रति संकालु दृष्टि, संदेहपूर्ण दृष्टि स्वाभाविक रूप से अमेरिका की थी। तो यह क्यूबा में किसी भी रूप में साम्यवाद को, फिदेल कास्ट्रो की सरकार को पसंद अमेरिका नहीं करता था। सोवियत रूस से बड़ी मात्रा में सहायता
क्यूबा को निरंतर प्राप्त हो रही थी। सोवियत रूस ने 1961 में हम देखें कि इस अमेरिका को नियंत्रित करने के लिए, घेराबंदी करने के लिए अपने कई मिसाइलें तैनात करना, यहाँ आर्थिक सैनिक अड्डे की स्थापना करना, मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी क्यूबा में। अमेरिका को ये बात नागवार गुजरी। अमेरिका ने इस बात का सख्त विरोध किया, अपने राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध माना और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि अगर क्यूबा में सैनिक अस्त्रों से मिसाइलों की तैनाती नहीं रोकी गई तो अमेरिका क्यूबा की चारों तरफ से जहाज़ों द्वारा घेराबंदी कर देगा और इसे सीधा सीधा अमेरिका के राष्ट्रीय तौर पर हमला माना जाएगा और अमेरिका इसका जवाब देगा। उस समय सोवियत रूस के राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने इसकी संकट को समझा और क्यूबा से सोवियत रूस की जो सेनाएं थी, प्रक्षेपास्त्रों की जो तैनाती थी, इसको वापस इस निर्णय को वापस ले लिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ क्यूबा संकट के समय ये दोनों महाशक्तियां स्पष्ट रूप से एक दूसरे के आमने सामने आ गई। अब ये लगने लगा, क्यूबा संकट ने शीत युद्ध की इस गंभीरता को बढ़ावा दिया, अर्थात क्यूबा संकट के समय लगने लगा कि दोनों परमाणु संपन्न शक्तियां एक दूसरे के प्रत्यक्ष तौर पर आमने सामने आ चुकी हैं और दोनों के बीच अगला विश्व परमाणु युद्ध छिड़ सकता है, परंतु दोनों ने ऐन वक्त पर अपने आप को वापस कर लिया और इस तरह से एक बड़ा संकट टल गया। इस शीत युद्ध में हमें जो शुरुआत में हम देख रहे थे कि इसकी शुरुआत फुल्टन नामक स्थान पर ब्रिटेन के युद्धकालीन प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा एक भाषण दिया गया। फुल्टन अमेरिका में एक स्थान है, फुल्टन में भाषण दिया गया और इस फुल्टन नामक स्थान पर इस भाषण में चर्चिल ने साम्यवाद के प्रति जो अपना आशंका थी उसके प्रति अपना अपना शंका जाहिर की। और यहाँ हम देख रहे हैं कि फुल्टन में भाषण में चर्चिल ने क्या कहा कि पूर्वी यूरोप महाद्वीप में एक लोह आवरण, आयरन कर्टेज पैदा हो गया है जिसे रोकने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता की दीप को जलाए रखने के लिए और आयरन कर्टेज को समाप्त करने के लिए साम्यवाद को रोकने की आवश्यकता है। इसी के आगे हम देखें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डेविड ट्रूमैन ने पूर्वी यूरोप के देशों को साम्यवादी प्रभाव क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए बड़े मात्रा में आर्थिक सहायता की आवश्यकता अनुभव की और आर्थिक सहायता जिससे कि ये देश साम्यवाद को प्रभाव में ना आए। तो इस ट्रूमैन सिद्धांत, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जो आर्थिक सहायता साम्यवाद के अवरोधन के लिए कि सिद्धांत जो दिया, इसको ट्रूमैन सिद्धांत किया गया। यह मार्च 1946 में आया। इसी प्रकार आगे चलकर हम देखें कि अमेरिकी विदेश सचिव जॉन मार्शल ने भी ब्रिटेन की यात्रा की और उन्होंने देखा कि किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा खस्ता हल कर दिया है और इनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में इनको आर्थिक सहायता दी जानी आवश्यक है जिससे साम्यवाद के प्रभाव से ये देश बच सके। तो इसके अंतर्गत यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए, पुनरुद्धार के लिए मार्शल योजना के अंतर्गत साम्यवाद को अवरोध करने के लिए आर्थिक सहायता दी गई। इसी प्रकार के आर्थिक सहायता कार्यक्रम सोवियत रूस द्वारा चलाए गए। तो शीत युद्ध में इन दोनों गुटों द्वारा अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में आने वाले देशों को बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता, सैनिक सहायता और विभिन्न प्रकार के प्रलोभन एक दूसरे दिए गए जिससे कि ये अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा सकें और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति, अपनी शक्ति को बढ़ा सके। तो इस प्रकार हम देखें कि शीत युद्ध के दौरान विश्व के किसी भी क्षेत्र में होने वाला कोई क्षेत्रीय संघर्ष जो था, उस क्षेत्रीय संघर्ष में दो पक्षों में इन दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे को उलझे हुआ पाया। अर्थात विश्व के किसी भी क्षेत्रीय विवाद को एक वैश्विक रूप में इस प्रकार दिखे जाने लगा कि क्षेत्रीय विवाद में ये दोनों महाशक्तियां आमने सामने, हमें चाहे वो सुएज संकट हो 1956 में जब मिस्र द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो यहाँ भी हम देखें कि सुएज संकट के समय भी ये दोनों महाशक्तियां इन्वॉल्व हैं। तो इस प्रकार क्यूबा संकट
जब बिल्कुल दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के संघर्ष के करीब पहुंच चुकी थी और संघर्ष से तो यहाँ भी हमें शीत युद्ध दिखाई दे रहा है। पर शीत युद्ध जो है इसमें कई बार ऐसी परिस्थितियां भी हमारे सामने आई कि इन दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के प्रति सहयोग, एक दूसरे के प्रति सह अस्तित्व, एक दूसरे के प्रति विश्वास आदि की प्रवृत्तियां भी इन दोनों देशों को, इन दोनों महाशक्तियों के संबंध में हमें दिखाई देती हैं। और इस प्रवृत्ति को जो हमने नाम दिया वो नाम दिया द्वैतांत। द्वैतांत शब्द का शाब्दिक अर्थ है तनाव शैथिल्य। तनाव शैथिल्य कि जो दोनों महाशक्तियों के बीच में तनावपूर्ण संबंध थे, उन तनावपूर्ण संबंधों में हमें शिथिलता देखने को मिलती है। अर्थात ये दोनों महाशक्तियां अब हम एक दूसरे के प्रति सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं, को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इसी स्थिति को दोनों महाशक्तियों के संबंधों में, इसी स्थिति, कौन सी स्थिति को, कि जब दोनों महाशक्तियों के परस्पर संबंध जो है वो संबंध किस पर आधारित है? सह अस्तित्व पर आधारित है, सहयोग पर आधारित है, तनाव इनके बीच में नहीं है। तो इसी स्थिति को क्या नाम दिया गया? द्वैतांत का नाम भी दिया गया। तो शीत युद्ध में हम देख रहे हैं कि कुछ समय के लिए दोनों महाशक्तियों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध भी कायम हुए, सहयोगपूर्ण संबंध भी कायम हुए और इसकी आवश्यकता भी इनको भी पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि अब दोनों महाशक्तियां परमाणु संपन्न हो चुकी थी और निरंतर इन्होंने अपनी परमाणु हथियारों का इतना विकास कर लिया था कि कई बार ये पृथ्वी को नष्ट कर सकते थे और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। अब पहली बार अमेरिका ने प्रयोग किया, सोवियत रूस ने इसका परीक्षण कर लिया, ब्रिटेन ने हासिल कर लिए, फ्रांस ने परीक्षण कर लिया, इवन चीन ने भी परमाणु हथियार अपने पास अर्जित कर लिए। तो इस प्रकार परमाणु युद्धों का जो विनाश का जो भय था उससे इन देशों को लगने लगा कि हमें आपस में इनके रोकने के लिए कार्य करने चाहिए। तो इस दिशा में 1963 में एक संधि हुई। 1963 में हम संधि जो हुई वो PTBT, पार्शियल टेस्ट ब्रेक ट्रीटी, आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि। इस संधि के माध्यम से तय किया गया कि बाह्य मंडल, अंतरिक्ष और समुद्र में दोनों महाशक्तियों द्वारा परमाणु परीक्षण नहीं किए जाएंगे। इससे भी बड़ी 1968 में NPT संधि दोनों के बीच, NPT संधि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के बीच, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जो थे उन राष्ट्रों के बीच में, कि इन परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों द्वारा किसी अन्य देश को परमाणु तकनीकी प्रदान या परमाणु क्षमता अर्जित करने में कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। NPT। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अन्य जो संधि हुई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जो है वो एंटी बैलिस्टिक ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। इन मिसाइलों को रोकने के लिए MAD, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, परस्पर विनाश के हथियारों को रोकने के लिए भी संधियां आयोजित की गई। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि 1972 में स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, SALT फर्स्ट संधि भी दोनों महाशक्तियों के बीच में, कि रणनीतिक तरीके से हथियारों की जो दौड़ है उसको सीमित किया जाए, हथियारों को कम किया जाए। तो इस द्वैतांत तनाव शक्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों महाशक्तियों के बीच में परमाणु हथियारों की या सैनिक हथियारों की दौड़ को शस्त्र नियंत्रण के लिए इस प्रकार की संधियां भी हुई और दोनों के बीच समय समय पर पैदा होने वाले विवादों के शंकाओं के समाधान के लिए क्रेमलिन और न्यूयॉर्क के बीच एक हॉटलाइन समझौता भी 1963 में संपन्न हुआ। तो ये प्रवृत्तियां हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि शीत युद्ध के बीच में कुछ ऐसा दौर भी आया जब दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के प्रति सहयोगी दृष्टिकोण दिखा रही हैं, परंतु यह लंबे समय तक नहीं चल पाया और हमें एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है 1979 में। 1979 में सोवियत सेनाओं ने हस्तक्षेप, अफगान संकट, अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं ने प्रवेश किया और सोवियत सेनाओं ने जो वहां साम्यवादी सरकार की स्थापना
इस घटना से शीत युद्ध की पुनः शुरुआत मानी जाती है और दूसरे शब्दों में कहें तो इसे न्यू कोल्ड वॉर भी कहा जाता है, नव शीत युद्ध भी कहा जाता है। अमेरिका ने इसका विरोध किया और अफगानिस्तान में इन सोवियत सेनाओं को बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान के माध्यम से अफगानी लड़ाकों को सहयोग करना प्रारंभ किया। 1983 में अफगानिस्तान में से सोवियत सेनाओं को बाहर निकलना पड़ा और परंतु यहाँ एक अजीब स्थिति पैदा हुई और वो ये थी कि जो अमेरिका द्वारा स्थानीय लड़ाकों को विभिन्न क्षेत्रों में जो अफगानी समूह थे उनको जो सहायता दी गई, सैनिक सहायता दी गई, अब इस अफगान से सोवियत सेनाओं के निकलने के बाद इन्होंने किसी केंद्रीकृत व्यवस्था को स्वीकार करने से मना कर दिया और अब इन मुजाहिदीन की सरकार जो बनी तो इस नए संगठन तालिबान का जो अफगानिस्तान में पैदा हुआ वो एक नई समस्या के रूप में बाद में आया, जिसने आगे चल करके अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में बड़ा अपना योगदान दिया। तो अफगान संकट जो था, इस अफगान संकट से नव शीत युद्ध में देखने को मिलता है। परंतु दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसी प्रवृत्तियां भी दिखाई देती हैं कि अब दोनों महाशक्तियों को ये लगने लगा कि ये परस्पर होड़ प्रतिस्पर्धा जो है इसको रोकना चाहिए और इस परस्पर होड़ प्रतिस्पर्धा की जो प्रक्रिया थी, जो दौड़ थी, इसमें सोवियत रूस की कई सारी कमजोरियां, अंतर्निहित कमजोरियां थी, वो निकलकर बाहर आने लगी। इन कमजोरियों को सोवियत रूस के नेतृत्व और मिखाइल गोर्बाचोव ने इन सोवियत संकटों को पहचाना और सोवियत रूस के इन संकटों को दूर करने के लिए उसने कुछ नीतियां अपनाई और दो नीतियां उसकी बड़ी जो थी उन नीतियों में हम देख रहे हैं, एक तो ग्लासनोस्त और दूसरी है पेरोस्ट्राइका। मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा सोवियत रूस में दो बड़े सुधार के लिए दो नीतियां काम में ली गई और ये दो नीतियां जो थी वो दो नीतियां ग्लासनोस्त और पेरोस्ट्राइका। ग्लासनोस्त और पेरोस्ट्राइका की खुलापन और पुनः निर्माण। ग्लासनोस्त का मतलब है खुलापन, ओपननेस एंड रिकंस्ट्रक्शन, पुनः निर्माण। कि खुलापन का मतलब यह है कि सोवियत समाज जो पहले कई साहित्य, सिनेमा, कई प्रतिबंधों के अंतर्गत था तो उसमें जो विकास था वो बड़ा सीमित हो गया था, रुक गया था। तो अब लगने लगा सोवियत युवाओं ने मांग की कि उन्हें खुली हवा में सांस लेने दी जाए, उन्हें कई प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इसके अलावा सोवियत अर्थव्यवस्था जो थी उस अर्थव्यवस्था में कई सारी कमजोरियां सामने आई और जो केंद्रीकृत राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी उसके स्थान पर कई उदारवादी तत्वों को शामिल करने के बाद की गई। तो ये जो पुनर्निर्माण, तो ये दो नीतियां थी। इन दो नीतियों का विश्व के सोवियत रूस में स्वागत किया गया और विश्व के अन्य देशों ने भी इसको स्वागत किया। तो यहाँ से हमें बड़ा एक टर्नअप देखने को मिल रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम देखें कि जर्मनी का एकीकरण, बर्लिन की दीवार का ढहना। बर्लिन की दीवार जो कि बर्लिन को दो भागों में बांटती थी, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। ये दोनों का जर्मनी की जनता ने इस दीवार को हम 1989 में ढहा दिया और जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी का एकीकरण होने से शीत युद्ध का जो कफन था उसमें एक और कील ठुक गई। इसके अलावा हम देखें कि सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ जो कि शीत युद्ध का दूसरा एक प्रमुख पक्ष था, इस सोवियत संघ की जो सहयोगी देश थे, इकाइयां थी, उन इकाइयों ने स्वायत्तता की मांग करना शुरू कर दिया, स्वतंत्रता की मांग करना शुरू कर दिया। और ये सोवियत गणराज्य की जो इकाइयां थी, सोवियत गणराज्य की इकाइयों ने सोवियत संघ से पृथक होकर के स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की घोषणा कर दी और 15 स्वतंत्र राष्ट्र राज्य हमारे सामने आए। अब सोवियत रूस के स्थान पर सिर्फ हमें जो देश देखने को मिला वो रूस, जिसने इन 15 गणराज्यों से मिलकर के एक नया संगठन CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में हमारे सामने आया। तो रूस अब उस स्थिति में नहीं था कि वह USA की जो आर्थिक सैनिक जो स्थिति है उससे प्रतिस्पर्धा कर सके। अर्थात अब सोवियत रूस के स्थान पर रूस जो था वो एक कमजोर राष्ट्र के रूप में सामने आया। और जब
ये इन घटनाओं से अब ये स्पष्ट परिलक्षित होने लगा कि दुनिया से शीत युद्ध की समाप्ति हो चुकी है। तो 1991 में औपचारिक तौर पर शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है सोवियत रूस के विघटन के साथ। शीत युद्ध के विघटन से कुछ विश्व व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिले। विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई, अर्थात इस एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में शक्ति का एकमात्र ध्रुव यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। इसके अलावा हम देखें कि दुनिया भर में एकमात्र विचारधारा उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा दुनिया भर में सर्वत्र लोकप्रिय हो गई, क्योंकि इसकी जो प्रतिद्वंदी विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा, वो सोवियत रूस में क्या हुई, असफल रही, कमजोर पतन हो गया इसका। तो अब दुनिया के बाकी साम्यवादी देशों ने भी इस जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, इन देशों में रातों रात साम्यवादी सरकारों के स्थान पर हम देखें कि उदारवादी लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो गई। तो दुनिया में कुछ गुने चुने देश रहे जहां साम्यवादी सरकारें नहीं। तो इस घटना को इस रूप में देखा गया, इतिहास का अंत, द एंड ऑफ हिस्ट्री, कि अब दुनिया में एकमात्र ही विचारधारा बची है और इसी के साथ इतिहास का अंत हो चुका है, नया इतिहास। फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा ये बात कही गई। शीत युद्ध के बाद एक परिवर्तन हमें देखने को मिला कि अब वैश्वीकरण, वैश्वीकरण हमें विश्व व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। दुनिया के देश जो पहले दो गुटों में बटे हुए थे, उन दोनों गुटों ने अपने आप को अब वैश्वीकरण अब वैश्विक संबंधों में व्यापार पूंजी निवेश का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हो गया। उस व्यापार पूंजी निवेश को बढ़ावा देने वाली जो घटना थी वो थी वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण ने विश्व व्यवस्था को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू किया। इसके अलावा भारत जैसे देश, हम देख रहे थे कि सब द्वितीय विश्व के दूसरा बड़ा परिणाम यह था कि नवोदित अफ्रो एशियाई देश, इन नवोदित अफ्रो एशियाई देशों ने यह तय किया कि वैदेशिक मामलों में हमें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी है, और इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक अलग नीति का अनुसरण किया। और वो अलग जो नीति इनके द्वारा अपनाई गई, जिसका नेतृत्व भारत ने किया, यूगोस्लाविया, मिस्र आदि देशों के नेताओं द्वारा किया गया, उस नीति का नाम है गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइजमेंट, जिसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि शीत युद्ध किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पैदा हुआ, किस प्रकार इसका विकास हुआ, कौन कौन सी घटनाओं ने इसमें अपना योगदान दिया, क्या इसके परिणाम निकले। वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।